Dear students, welcome to next chapter, chapter 9, Some Applications of Trigonometry. पिछले चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं. There are 6 trigonometric ratios: sine, cos, tan, cosec, sec and cot. इस चैप्टर में हमको ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होती है. इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन, रियल लाइफ में किसी ऑब्जेक्ट की हाइट, किसी ऑब्जेक्ट की किसी पॉइंट से डिस्टेंस, ये जब कैलकुलेट करनी होती है तो हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं. आपकी बुक में सबसे पहला टॉपिक 9.1 यही है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. इसमें जो बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है ए बी, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो इस ऑब्जेक्ट की हाइट है. ये ऑब्जेक्ट कोई पोल हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई टावर हो सकता है, इस तरह का कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है. इस ऑब्जेक्ट को देखने वाला पर्सन, व्यूअर, अगर इस पॉइंट पे है सी पे, तो यहाँ से उसको इस ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट मीन्स ए पॉइंट की तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन को या अपनी आँख को इतने एंगल से, इस एंगल से ऊपर की तरफ टिल्ट करना पड़ेगा. यहाँ हम ये कंसिडर करते हैं कि इस पर्सन की आईज, उसकी आंखें यहाँ पर हैं. बी सी, इट इज़ द ग्राउंड लेवल, जिसको हम बोलते हैं ज़मीन. तो ज़मीन पे कोई पर्सन खड़ा है. इस केस में उस पर्सन की अपनी हाइट को इग्नोर कर दिया गया है. जब हम ज़मीन पे खड़े होते हैं तो एक्चुअली ज़मीन पे हमारे पैर होते हैं, हमारी आँख थोड़ी ऊपर आएगी. लेकिन कुछ केसेस में अगर ये ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज़्यादा है तो इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इस व्यूअर की, इस पर्सन की हाइट को इग्नोर कर दिया जाता है. तो हम सी पॉइंट को ही लेते हैं कि यहाँ से वो पर्सन देख रहा है. ये जो लाइन है, इसकी आँख को इस ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. और ये जो एंगल बनता है ग्राउंड के साथ इस लाइन ऑफ साइट का, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जितना ऊपर आपको देखना पड़ रहा है. एक दूसरे टाइप के केसेस होते हैं जिसमें व्यूअर की हाइट को भी कंसिडर किया जाता है. ऑब्जेक्ट है ए बी, ये पर्सन है सी डी. अगर ये ज़मीन पे खड़ा है, बी पॉइंट भी ज़मीन के ऊपर है, सी पॉइंट भी ज़मीन के ऊपर है, बी सी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सी डी इस पर्सन की हाइट हो गई. इसके पैर से इसकी आंखों तक की हाइट, यहाँ पे डी पॉइंट पे इसकी आंखें हैं. अब ये यहाँ से देखेगा ए पॉइंट की तरफ, तो लाइन ऑफ साइट यहाँ पर हो जाएगा डी ए. जब उस पर्सन की हाइट, व्यूअर की हाइट क्वेश्चन में मेंशन होती है तो इस तरह का केस कंसिडर करते हैं. सी डी, इट इज परपेंडिकुलर टू बी सी. बी सी ग्राउंड है, जमीन है. हम मानते हैं कि 90 डिग्री पे हम खड़े हैं. बिल्डिंग या ये ऑब्जेक्ट जो भी है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है. यहाँ से अगर आप डी से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इफ दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री इन दिस क्वाड्रिलेटरल, सपोज मैं इस पॉइंट को भी एक नाम दे दूं ई. नाउ द क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है. यहाँ पर 3 एंगल 90 के हो गए, मतलब ऑब्वियसली चौथा भी 90 आएगा. और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं तो रेक्टेंगल बन जाता है. इस कंसेप्ट से जितनी हाइट सी डी की, उस पर्सन की जितनी हाइट दी रहती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं.
तो यहाँ से जितनी सी डी की हाइट होगी उतनी डिस्टेंस ये ई बी हो जाएगी। और इस ऑब्जेक्ट के बॉटम पॉइंट से, इस बिल्डिंग के या टावर के या पोल के बॉटम वाले पॉइंट से ये पर्सन जितनी दूर खड़ा होगा ज़मीन पे, ये जो डिस्टेंस है बी सी, ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड ई डी, ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, सी डी इक्वल टू बी ई, बी सी इक्वल टू डी ई। तो अगर ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट सपोज 100 है, 100 मीटर, और इस पर्सन की हाइट 1.5 मीटर है, तो 100 में से ये 1.5 माइनस कर दूंगा मैं, तो ये ए ही बच जाएगा। अब एक्चुअली जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे काम का है, ये है ए डी ई। राइट एंगल तो ई पे भी बन रहा है, राइट एंगल बी पे भी बन रहा है, लेकिन लाइन ऑफ साइट यहाँ पर ए डी है, हाइपोटेनियस ए डी है, तो डी ई को बेस मानना पड़ेगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इस टाइप के केसेस में एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा सॉल्व करो जिसमें उस व्यूअर की, उस पर्सन की हाइट दी है, तो उसकी हाइट को इस ऑब्जेक्ट की हाइट में से माइनस करना पड़ता है। यहाँ पर ए डी लाइन ऑफ साइट, नाउ दिस एंगल ए डी ई, ये होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब देखने वाला हाइट पे है और ऑब्जेक्ट नीचे है, मीन्स सपोज यहाँ पर सपोज ग्राउंड पे कोई बॉल पड़ी हुई है सी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, और आप किसी बिल्डिंग की छत के ऊपर हो। अब यहाँ पर ए बी हो गई बिल्डिंग, और देखने वाला बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है छत पे, और ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ए सी, दिस विल बी द लाइन ऑफ साइट, देखने वाले की आंखें और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन ही हमेशा लाइन ऑफ साइट होती है। तो ए सी हो गई लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पर इस लाइन ऑफ साइट का, यहाँ पर भी हमने ऊपर भी लाइन ऑफ साइट का ग्राउंड के साथ एंगल देखा था, मीन्स हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखा था। आपकी आंखों के ठीक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करें, जहाँ भी आप खड़े हो वहाँ से आप बिल्कुल सीधे देखो, तो आपकी आईज से हॉरिजॉन्टल एक लाइन, उस हॉरिजॉन्टल के साथ जितना डिग्री आपको, जिस एंगल से आपको अपनी आंखें नीचे झुकानी पड़ती है, तो यहाँ पर ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी भी यहाँ से मेज़र नहीं करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, ये दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ ही मेज़र किए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ मीन्स इस ग्राउंड के साथ लाइन ऑफ साइट का एंगल, यहाँ पर भी इस लाइन ऑफ साइट का, तो यहाँ पर ग्राउंड ये है बी सी, बी सी और ए डी, सपोज मैं यहाँ पर इस पॉइंट को कोई नाम दे दूँ डी, अगर बी सी और ए डी पैरेलल हैं, ए सी ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब देखने वाला हाइट पे हो और ऑब्जेक्ट नीचे रखा हो। अब यही वाला केस कि अगर व्यूअर इस ए बी बिल्डिंग की छत के ऊपर, ए के ऊपर, और वो किसी दूसरे पर्सन को देख रहा है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उस ऑब्जेक्ट की भी हाइट कंसिडरेबल है सी डी, वही कंसेप्ट यूज़ होगा जो भी पहले हमने यूज़ किया था। डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, यहाँ भी 90 हो गया, तो ये चौथा एंगल भी 90 हो गया। अब ये रेक्टेंगल हो गया, तो सी डी और बी ई इक्वल हो गए। तो अगर बिल्डिंग की हाइट गिवन है, तो उस बिल्डिंग की हाइट में से इस ऑब्जेक्ट की हाइट माइनस करेंगे, ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ए डी ई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर सिर्फ ए ई, बिल्डिंग की हाइट में से इस ऑब्जेक्ट की हाइट माइनस करेंगे, वो परपेंडिकुलर बचेगा, डी ई बेस हो जाएगा। बेस में कोई डिफरेंस नहीं है, बी सी और डी ई, इस बिल्डिंग के बॉटम पॉइंट की, इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, वही उस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है,
और वही डी के इक्वल होगा। नाउ दिस इज द लाइन ऑफ साइट ए डी and angle between this line of sight and the horizontal, an imaginary horizontal line drawn from the viewer, from the eyes of viewer. Angle between these two lines is called as angle of depression. अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस टेन इन रेशियोज को यूज करते हुए एक्सरसाइज में हम जो जो भी चीज़ डिटरमाइन करनी है, हाइट डिटरमाइन करनी है, डिस्टेंस डिटरमाइन करनी है, उनको हम इन बेसिक टर्म्स को यूज़ करते हुए और ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बुक में से क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. This is figure। ये ए बी पोल हो गया, ए सी रोप हो गई। इस रोप को इस पोल के टॉप पॉइंट पे यहाँ पर टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है, और ये रोप इस तरह से ट्रांसवर्सल की तरह तिरछी यहाँ पर ग्राउंड पे इस पोल के बॉटम पॉइंट बी से कुछ डिस्टेंस पे सी पॉइंट पे यहाँ पर अटैच की हुई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें इस पोल की ये हाइट कैलकुलेट करनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये आपका बी सी ग्राउंड लेवल हो गया, इसके साथ इस रोप का एंगल 30 डिग्री है, मीन्स यहाँ पर सी पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल है, तो ये रोप इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूस हो गया। एंगल सी के हिसाब से एंगल सी के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, तो जो पोल है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी है, मीन्स इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और आपके पास हाइपोटेनियस अवेलेबल है क्योंकि रोप की लेंथ 20 मीटर दी है, 20 मीटर लॉन्ग रोप, और एक ये एंगल दिया है 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने सॉल्यूशन में सेम टू सेम डायग्राम बनाएंगे। ए सी 20 मीटर, दिस एंगल सी 30 डिग्री। अब एंगल ये अवेलेबल है, आपको हाइपोटेनियस अवेलेबल है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जिस रेशियो में आते हैं उसका नाम है साइन थीटा। तो जो डेटा गिवन है उसको मैंने लिस्ट आउट कर लिया। ए सी 20, एंगल सी 30 एंड ए बी, दिस हाइट ऑफ द पोल इज टू बी डिटरमिन। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमें फाइंड करना है। अब एच और पी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस साइन में आते हैं, तो हमने साइन थीटा यूज़ कर लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। इसके आगे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू होगी 30 साइन 30, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 पुट कर दिया। ए बी तो फाइंड ही करना है, ए सी की जगह 20 पुट कर दिया। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 1 20, 2 इंटू ए बी 2 ए बी। अब ए बी फाइंड करना है तो 2 को LHS में ले जाके डिवाइड में करना पड़ेगा, 20/2। तो ए बी की वैल्यू हुई 20/2, 20/2 का आंसर होता है 10। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ए बी मीन्स वो जो पोल है जिसके ऊपर उस सर्कस आर्टिस्ट को चढ़ना है, उस पोल के ऊपर चढ़ने के लिए उसने एक रस्सी बांधी है, और वो रस्सी का लास्ट वाला एंड जो ग्राउंड पे, अगर वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो इसका मतलब पोल की हाइट होनी चाहिए 10 मीटर। लास्ट में जो भी हमारा आंसर आएगा वो आंसर फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर। तो आपका सॉल्यूशन में लास्ट में आंसर दिख रहा है,
ये पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है, पूरे 100% मार्क्स। क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा तो पूरे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स में आएगा तो पूरे 3 मार्क्स। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। जैसे ये डायग्राम में दिया है ए बी, सपोज ये कोई ट्री है और वो किसी पर्टिकुलर हाइट से वो ब्रेक हो जाती है। तो जो पोर्शन ब्रेक होगा, जो टूटेगा, वो तिरछा होकर जमीन पे गिरेगा। ऐसे आपने कभी गिरे हुए पेड़ देखे भी होंगे, बारिश के कारण गिर जाते हैं। A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. जब टूट के गिरेगा तो जो ट्री का सबसे टॉप पॉइंट होगा वो गिर के जमीन को कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जाके टच करेगा, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इट। अब ये जो पेड़ का टूटा हुआ पोर्शन है यही हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट है, अगर ये हमारी ट्री है तो ये उसका फुट है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। अब ये वो पॉइंट है, सपोज ये ट्री पहले ए बी प्लस ए सी, इस सी पॉइंट को आप उठा के ऐसे घुमा के लेके चले जाओ तो बी ए और सी, पूरा ट्री था बी सी और ए पॉइंट से वो ब्रेक हो गया और ये ए के ऊपर का पोर्शन जो था ए सी वो नीचे गिर गया, सी पॉइंट जमीन पे आ गया। तो ट्री के फुट से जहाँ पर वो ग्राउंड पे टच कर रहा है वहाँ तक की डिस्टेंस इट इज़ 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अभी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, पहले हमको फाइंड करना थी पोल की हाइट, अब हमको फाइंड करना है ट्री की हाइट। सेम टू सेम डायग्राम हमने बना लिया, ए बी सी। यहाँ पर ए बी ट्री नहीं है, ये तो टूटने के बाद जितना पोर्शन नीचे बचा है इस पॉइंट से पेड़ टूटा है। बी सी 8 मीटर है, एंगल सी 30 डिग्री है और फाइंड करना है ए बी प्लस ए सी। जो एक्चुअल ट्री था वो यहाँ तक था, इस तरह से था, तो यहाँ पर है सी पॉइंट। तो ट्री की पूरी हाइट है बी सी। अब ये ए से ब्रेक हुआ और ये पोर्शन इस तरह से तिरछा होकर नीचे गिरा। यहाँ पर दोनों भी कनेक्टेड हैं, ये पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है, सिर्फ इतना पोर्शन तिरछा होकर जमीन पे गिर गया है और ये सी पॉइंट यहाँ पे आ गया इस तरह से कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है। डायग्राम सेम टू सेम है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में था। वहाँ पर सिर्फ ए बी फाइंड करना था, यहाँ पर आपको ए बी प्लस ए सी, ये ए बी और ये ए सी, ये पूरी मिला के ट्री की हाइट है। इस डायग्राम के हिसाब से एंगल 30 इसके लिए बेस हुआ। इस हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि इस एंगल के लिए बी सी इज द बेस एंड ए बी इज द परपेंडिकुलर। बेस अवेलेबल है और मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो मैं ऐसा रेशियो ढूंढूंगा जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता हो, और ऐसा रेशियो है टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला होता है पी अपॉन बी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दी 1030। परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी सी, तो वैल्यूज लिख दी ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया ए बी अपॉन बी सी। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 ए बी अपॉन 8। ए बी सिर्फ अननोन है, 1030 पता है, बी सी पता है, 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/√3। तो ये जो ए बी है, ये जो ए पॉइंट से टूटा है, यहाँ से लेके नीचे तक का पोर्शन ट्री का, इतना पोर्शन आ गया 8/√3। एक चीज आ गई। अब मुझे ए सी पता करना है, मतलब वो हाइपोटेनियस है। फिर से मैं ऐसा रेशो ढूंढ सकता हूँ जिसमें बेस
और हाइपोटेन्यूस आता हो। पहले बेस और परपेंडिकुलर यूज़ करके टेन यूज़ कर लिया। अब इसी बेस की हेल्प से हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करना है तो बी अपॉन एच आता है कॉस में, तो हमने कॉस का फार्मूला अप्लाई कर दिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा तो पूरे क्वेश्चन में वही रहेगा। टेन 30 की वैल्यू ए बी अपॉन बी सी आई थी, कॉस 30 की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी आ जाएगी। अब ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, बी अपॉन एच। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। एक बार हमने 10 यूज़ किया, एक बार कॉस यूज़ किया। √3/2 इक्वल टू बेस मीन्स बी सी है 8, ए सी फाइंड करना है। ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे √3 में तो ये बनेगा √3AC, 2 8 जा बनेगा 16, और अगले स्टेप में √3 चला जाएगा नीचे डिवाइड में, तो हमारे पास ए सी आ गया 16/√3। ए बी आया था 8/√3 और ए सी आ गया 16/√3। हमें फाइंड करना है इन दोनों का टोटल, वो पूरी ट्री की हाइट है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख देंगे ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू 8/√3, ए सी की वैल्यू 16/√3। दोनों के डिनोमीटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 8 + 16 24, 24/√3। अब ये 8 मीटर में दिया था, जो बेस दिया था बी सी, जो हमने 8 पुट किया, ये क्वेश्चन में मीटर में दिया था, इसलिए ये भी मीटर में ही आएगा, ये भी मीटर में ही आएगा, और इन दोनों का सम करेंगे तो ये भी मीटर में ही आएगा, 24/√3 मीटर। अगर कोई स्टूडेंट इतना आंसर भी लिखता है तो आंसर 100% करेक्ट है। अब जब इस तरह के नंबर होते हैं √3, √2, √5 न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, और दूसरी तरफ उसके कोई मल्टीपल अगर हमें दिखे तो हम उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर √3 दिख रहा है और 24 भी 3 का एक मल्टीपल है, 3 की टेबल में आता है, तो 24 को मैं 8 × 3 लिख सकता हूँ, 8 3 जा। अब ये ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि 3 को √3 × √3 माना जा सकता है। √3 का स्क्वायर √3 × √3 ही 3 होता है। तो पहले 24 को 8 × 3 लिख लिया, 3 को अगले स्टेप में √3 × √3 लिख लिया, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो बचा 8√3। तो 24/√3 भी करेक्ट आंसर है, और अगर आप ये करते हैं तो और अच्छा है, 8√3 मीटर। तो टी की पूरी हाइट है 8√3 मीटर। तो अपन ने इस लेसन में इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टर्म डिस्कस किए और 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन हम करते हैं आगे के लेसन्स में। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।